नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम। पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए हैं। कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि हमें और कर्जा दे दीजिए, भारत ने हमारा नुकसान कर दिया। लेकिन तेवर पीछे नहीं हटा रहा। बीती रात भी जम्मू के क्षेत्र में उसने ड्रोन से हमला किया। अपने यात्रियों की और दुनिया भर के यात्रियों की जान खतरे में डाली। जब 2 दिन पहले रात को हमला किया, विदेश मंत्रालय ने बताया कि उस समय उसने अपना एयरबेस खोल रखा था, यानी विदेशों से आने वाली फ्लाइट पाकिस्तान आ रही थी, जा रही थी। उसने ऐसा इसलिए किया कि भारत हमला ना कर सके, क्योंकि भारत हमला करता और गलती से भी किसी फ्लाइट को नुकसान पहुंचाता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी होती। लेकिन पाकिस्तान का नाकारापन देखिए, इतने यात्रियों की जान को उसने खतरे में डाला। अब वहां के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं कि हम बच्चों को भी अपने युद्ध में आगे कर देंगे, मदरसे के बच्चों को। अभय दुबे जी से मैंने पूछा, ये किस मानसिकता के साथ जी रहा है पाकिस्तान? क्या करना चाह रहा है पाकिस्तान? बहुत शानदार बातचीत की है। मैंने उनसे पूछा है कि युद्ध की आड़ में हो क्या-क्या रहा है? वायर जैसी एजेंसी को बंद कर दिया गया, पहले 4 पीएम को बंद किया गया और अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद, डिग्रीधारी सांसद निशिकांत दुबे जी, क्योंकि डिग्री को लेकर के विवाद चलता रहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहुत लताड़ा है। वो कह रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत में यूट्यूबर्स को 3 साल में 21,000 करोड़ रुपया भारत में अराजकता फैलाने के लिए दिया गया है, इनको बंद करिए। मैं दावे के संग कह सकता हूं कि 4 पीएम को 1 रुपया भी भारत में अराजकता के नाम पर नहीं दिया गया। और मैं अपने उन तमाम साथियों को जो सत्ता से सवाल करते हैं उनको जानता हूं, उनमें से कोई भी व्यक्ति ने 1 रुपया नहीं लिया होगा। और 21,000 करोड़ नहीं, 21 लाख हजार करोड़ भी अगर हमको दिए जाएं और ये कहा जाए कि भारत में अराजकता बढ़ाने की इतनी सी भी कोशिश कर दीजिए, तो हम उस आदमी का रुपए ही उसके मुंह पे मारेंगे, सर भी अलग कर देंगे अगर कोई हमसे इसी बात करने की कोशिश करेगा कि हम भारत की एकता और संप्रभुता के खिलाफ बात कर लें। हम सपने में भी नहीं सोच सकते। निशिकांत जी को भला अफसोस होता होगा, ना लगता हो, लेकिन भारत हमारी माँ है, इसको हम अपनी माँ ही मानते हैं, ये हमारे खून में है। हमने उनसे पूछा कि रिलायंस जैसी कंपनी, बताइए आप, इस देश ने क्या नहीं दिया मुकेश अंबानी को? वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपना पेटेंट कराना चाह रही थी कि वो ऑपरेशन सिंधु के नाम पे पिक्चर बनाए, गाने बनाए। ये पूंजीपति, उद्योगपति कितने गिरे हुए लोग होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। जब सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो ये सब वापस लिया गया। और उधर अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के बाद कल क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करके जो घोषणा करी है, उससे राजनीति में भूचाल आया है कि अखिलेश का प्लान क्या है। इन तमाम मुद्दों पर अभय दुबे जी से बातचीत की है। बहुत अच्छा शो है। अपने साथियों से कहिएगा 4 पीएम नेशनल अभी बंद है, 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तब तक भारत के लोग जो 4 पीएम यूपी देख रहे हैं, इस चैनल को सहयोग करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और हमारे साथ जुड़े रहें। चलते हैं अभय दुबे जी की बात। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे बताया कि किस तरह इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन छोड़े गए, लेकिन भारत की सेना को सलाम, लगभग सारे ड्रोन नष्ट कर दिए गए। और बदले में पाकिस्तान का जो एयरबेस था, क्षमा कीजिएगा, जहां पे पाकिस्तान का बेस था, जहां से ड्रोन छोड़े जा रहे थे, रडार सिस्टम, वो भी फिर भारत ने ध्वस्त कर दिया। कल रात को उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने, कि जम्मू में ब्लैकआउट हो गया है, लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दी जा रही है। यानी रात में फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने की कोशिश करी। अब पाकिस्तान ने जो ड्रोन छोड़े हैं, भारत का कहना है कि अधिकांश वो टर्की के लग रहे हैं। अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है। और कल खबरें भी आई थी, टर्की का जहाज उतरा था पाकिस्तान में। हम लोगों ने टर्की की कितनी मदद करी, कोविड काल में दवाइयां दी, बाकी सब सुविधा दी, और कहते थे हम टर्की हमारा दोस्त है। लेकिन इस मौके पर टर्की जिस तरह पाकिस्तान से साथ खड़ा हुआ है, वो बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। क्या लग रहा है आपको कि हालांकि चीन की जो मिसाइल थी वो तो फ्लॉप साबित हो गई, बढ़िया बात यह कि चीन ने जो हथियार दिए थे वो बड़े बेकार निकले पाकिस्तान को। हम लोग कहते हैं ना कि चीनी बाजार में माल है, चलेगा नहीं, तो चीन ने अपने सड़े हुए हथियार भी पाकिस्तान को चेप दिए। लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान मान नहीं रहा, क्या लग रहा है आपको कि क्या ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? खराब होता है युद्ध, किसी भी देश के हित में नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से युद्ध बढ़ रहा है, पूरी दुनिया चिंतित है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी बात करी दोनों देशों से। क्या लग रहा है इसका अंजाम क्या होगा? संजय जी, अगर चीन के हथियार खराब न होने की वजह अच्छे होते, तब भी पाकिस्तान उनका फायदा नहीं उठा पाता। इसका एक कारण है जिसकी चर्चा मैंने कल के कार्यक्रम में आपके साथ की थी।
और शायद परसों के कार्यक्रम में भी हम लोगों ने इस बात के ऊपर कुछ विचार किया था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान की फौज का किरदार क्या है, उसके ऊपर हम लोग गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान अच्छे हथियारों का भी अपने पक्ष में फायदेमंद इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता है। आपको ध्यान होगा 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की वायुसेना में अमेरिका द्वारा दिए गए सेवर जेट विमान थे, जो उस वक्त का सबसे ज्यादा अत्याधुनिक विमान था उस वक्त तक का। और भारत के पास छोटे, बहुत ही छोटे साइज के हवा में फुर्ती से उड़ने वाले नेट विमान थे, नेट विमान हुआ करते थे। और उस वक्त भारत के जो एयर मार्शल थे, भारत के वायुसेना अध्यक्ष थे 1965 के युद्ध में, वो एयर मार्शल अर्जन सिंह थे। एयर मार्शल अर्जन सिंह और उनके जो लड़ाके थे, जो फाइटर पायलट्स थे, उन्होंने अपने नेट विमानों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि भारत के नेट विमानों ने, जो कि हल्के और कमजोर और टेक्नोलॉजी में पीछे थे सेवर जेट्स से, सेवर जेट्स को गिरा दिया। जो आसमान में जब डॉग फाइट हुई, जब दो विमान लड़ते हैं उसको डॉग फाइट कहते हैं, मतलब है जो आसमान में डॉग फाइट हुई, हर बार डॉग फाइट में भारतीय नेट जो है वो पाकिस्तान के अमेरिका द्वारा दिए गए सेवर जेट पे भारी पड़ा। उसके बाद पाकिस्तानी सेना के पास में पैटन टैंक थे, जो कि उस वक्त तक का सबसे ज्यादा आधुनिक टैंक था। जनरल पैटन, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के मशहूर जनरल थे, अमेरिकी जनरल थे, उन्होंने कई लड़ाइयां जीती थी, उनके नाम पर ये पैटन टैंक बनाया गया था। लेकिन वो पैटन टैंक कई मोर्चों के ऊपर बेकार साबित हुआ और भारत के जाबाजों ने, इसमें हवलदार अब्दुल हमीद सबसे प्रमुख थे, उन्होंने उन पैटन टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। और इस तरह 65 का वार हिंदुस्तान ने जीता, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजिकली भारत से बेहतर हथियार थे, भारत से बेहतर सुविधाएं थी। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान की सेना उत्तरोत्तर लगातार एक धार्मिक किस्म के संगठन में बदलती जा रही है। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना की तरह और दुनिया के अन्य देशों की सेना की तरह एक पेशेवर आर्मी नहीं है, एक पेशेवर आर्मी नहीं है जो अनुशासित होती है और वो दिए गए लक्ष्यों को बड़ी बेहतरीन तरीके से योजना बनाकर उसको पूरा करती है। और उसके जो सिपहसालार होते हैं, उसके जो अफसर होते हैं, वो आगे बढ़कर उस सेना का नेतृत्व करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी लगातार, चूंकि सत्ताधारी आर्मी है पाकिस्तान में, इसलिए बहुत ज्यादा भ्रष्ट है और उसका इस्लामाइजेशन, उसका इस्लामीकरण बहुत ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान की आर्मी का इस्लामीकरण इतना ज्यादा हो गया और वो इस्लामीकरण जनरल जियाउल हक के राष्ट्रपति बनने के बाद ज्यादा हुआ। जनरल जियाउल हक ने क्या किया कि उन्होंने एक नियम बनाया, नियम ये बनाया, जो पहले से भर्ती नियम था उसको बदल दिया कि पाकिस्तान की सेना में भर्ती कैसे होगी। तो उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान की सेना में भर्ती के लिए एक खास तरह की पढ़ाई लिखाई योग्यताओं की आवश्यकता होती थी। जनरल जियाउल हक ने उसको अनावश्यक कह दिया। उन्होंने कहा जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पाकिस्तान की सेना में कमीशन भर्ती हो सकती है, यानी अफसरी के लिए भर्ती उसमें हो सकती है, बाकी ट्रेनिंग हम लोग उनको सेना में देंगे। आज जो पाकिस्तान की सेना का नेतृत्व है, जिसमें सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर भी हैं, ये सारे के सारे उसी मदरसा शिक्षा से निकले हुए लोग हैं, जिसमें हिल के कुरान रटाया जाता है। इसीलिए मुनीर के बारे में कहा जाता है कि मुनीर के जो पिता थे वो मस्जिद में अजान देते थे, मुल्ला थे, मुअज्जिन थे एक मस्जिद में, ये स्थिति थी। तो ये पाकिस्तान की सेना जो है वो भारतीय सेना की तरह नहीं है। भारतीय सेना में तो आपको बहुत सारे अफसर मिलेंगे, मेरे ख्याल से 80-90% अफसर ऐसे मिलेंगे जिनके परिवार में सेना में जाने की एक परंपरा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो सेना में रहे हैं। बच्चा पैदा होता है तो मान लिया जाता है कि ये फौज में जाएगा ही जाएगा। मतलब हालत ये है कि मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं भारत में जिसमें एक बच्चा जो है उस सेना में नहीं है, तो मैं उससे पूछता हूँ आप क्यों नहीं फौज में गए, आपके भाई तो कर्नल थे, आपके पिताजी विंग कमांडर थे, आप क्यों सेना में नहीं गए? तो उन्होंने कहा मैं भी गया था टेस्ट देने के लिए, मैं हो ही जाता, लेकिन मैं कलर ब्लाइंड निकला, इसलिए मेरी सेना में भर्ती नहीं हो पाई। मतलब इस तरह से ही भारत की सेना इस तरह की है, पाकिस्तान की सेना अलग तरह की है। तो जैसे पाकिस्तान, ठीक है चीन का विमान सड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दिया हुआ F-16 तो सड़ा हुआ नहीं है। भारत ने तो वो F-16 भी इनका मार गिराया। तो ये पाकिस्तान की सेना की बड़ी भारी समस्या है कि ये अच्छी सुविधाओं का भी पूरा लाभ ये लोग नहीं उठा पाते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि आपने बात छेड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो रणनीति है उस रणनीति पे भी थोड़ा गौर करना जरूरी है।
एक तो पाकिस्तान ने भारत में बहुत ज्यादा निशानों के ऊपर हमले किए, तमाम जो एयर बेसिस थे उनके ऊपर हमले किए, तमाम सीमाई शहरों में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, शेलिंग की, ये सब पाकिस्तान ने सेना ने किया। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा अटैक नहीं किया। और उन्होंने ये तक कहा कि भारत ने खुद ही कुछ प्रोजेक्टाइल पंजाब में चलाए और खुद ही उन प्रोजेक्टाइल्स को गिरा दिया। ये पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कहा। ये पाकिस्तान ने क्यों कहा, ये एक सोचने की बात है। पाकिस्तान अगर ये कहता कि भारत ने जो 9 स्थानों पे स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के जवाब में हमने भारत के ऊपर इतने आक्रमण किए, तो पाकिस्तान की अपनी जनता के सामने उसकी बल्ले बल्ले होती फौज की। तो पाकिस्तान ने यह फायदा क्यों नहीं उठाना चाहा? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नहीं, गुजरे हुए कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर इस बात पे विचार किया गया कि पाकिस्तान को जो उसने बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज मांगा है वो कर्ज दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेता कि हमने भारत के साथ में, भारत को ये इस तरह से रिटेलिएट किया है, इस तरह से जवाब दिया है, इन जगहों पे हमने हमला किया है, तो पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है उसकी जद में आ जाता, FATF की जद में पाकिस्तान आ जाता। और अगर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा नहीं मिलता तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का चक्का जो चल रहा है उसी वक्त रुक जाता तुरंत। तो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था कि वो सार्वजनिक मंच पे इनकार करे कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए उल्टा इल्जाम उसने भारत के ऊपर लगा दिया। पाकिस्तान ने एक दूसरी रणनीति ये अपनाई कि उसने अपना एयर स्पेस खोले रखा है। मतलब ये है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस पाकिस्तान के हवाई अड्डों से उड़ान भर सकती है और पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर लैंड कर सकती है। ऐसा पाकिस्तान ने क्यों किया? ऐसा पाकिस्तान ने इसलिए किया ताकि वो लगातार भारत की जो वायुसेना है उसको सतर्क बनाए रखे और उसकी जो गतिविधियां हैं उसको सीमित रखे। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का मान लीजिए भारत के हाथों नुकसान पहुंच गया उसमें, और उसमें यात्री लोग बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें भारत के लिए समस्या होगी। तो पाकिस्तान ने एक ये हथकंडा अपनाया। और खास बात यह है कि भारत में सब लोग इन दोनों बातों को समझ गए और उसी तरीके से यहां पर उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि इस वक्त दोनों तरफ से एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दोनों में से कोई भी सेना सीमा नहीं पार कर रही है एक दूसरे की। इसीलिए जो आर्म फोर्सेस हैं, जो थल सेना है, वहां मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मोबिलाइजेशन का मतलब यह है कि जैसे ही किसी सेना का मोबिलाइजेशन होता है वैसे ही जहां कहीं भी सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, वो वहां से चल देते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर। उसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, उसके लिए सड़कों से 50-50 ट्रक भर के सोल्जर भरे हुए हैं, काफिले निकलते हैं। फिर एक एक ट्रेन में अब 100-100 टैंक लदे हुए जा रहे हैं, एक मोर्चे दूसरे मोर्चे पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो पूरा देश देखता है कि पूरी सेना मोबिलाइज हो रही है। वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। आपको याद होगा कारगिल के टाइम पे हम लोगों ने कारगिल के टाइम पे देखा था, जब संसद पे हमला हुआ था उसके दूसरे दिन से ही सेना मोबिलाइज होने लगी थी। तब हम सब लोगों ने ही नजारा देखा था। मैंने नजारा 71 के जमाने में भी देखा है, 65 के जमाने में भी देखा था, मैं बच्चा था। पार्लियामेंट के अटैक के बाद देखा था, हर जिले से निकल रही है। वो अभी तक भारत में मोबिलाइजेशन का ऑर्डर नहीं हुआ, कुछ अफसरों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, वो लोग पहुंच गए हैं अपना काम करने के लिए अपनी ड्यूटी पे। लेकिन क्योंकि अभी जो 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 भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का जो चरण है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का है। इसमें क्या है कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो ड्रोन है उनको उड़ाए जा रहे हैं। वो ड्रोन हाँ, वो रडार की इज्जत में नहीं आते ना। रडार को धोखा देके वो पहुंच जाएंगे लाहौर, वहां जाके एक हमला कर देंगे। जैसे कि पाकिस्तान, अभी नजम सेठी को मैं सुन रहा था, करण थापर को इंटरव्यू दे रहे थे नजम सेठी को आप जानते ही पाकिस्तान के प्रमुख पत्रकार हैं और फ्राइडे टाइम्स के संपादक और संस्थापक हैं। और वो पंजाब के कुछ दिनों तक
कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं नजम सेठी। भारत के बहुत से पत्रकारों से उनका दोस्ताना है। तो नजम सेठी भी इस बात को बता रहे थे कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। और हालांकि वो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे थे, जाहिर है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, तो पाकिस्तान की सेना की सबकी तरफदारी करेंगे, लेकिन उनका भी एक विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य था, जिससे पाकिस्तान की जो रणनीति है उस तक पहुंचने में, उसको समझने में, उसके मर्म तक पहुंचने में हम लोगों को उससे मदद मिलती है। तो लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि दोनों तरफ से एक तरह की रस्साकशी हो रही है, जिसमें भारत का हाथ बहुत भारी है। भारत ने रस्से को अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है भारत पाकिस्तान के मुकाबले। पाकिस्तान कहीं भी भारत के सामने ठहर नहीं सकता। अगर नियमित और फुल स्केल वार हो तो 3-4-5 दिन में ही पाकिस्तान का पूरी तरीके से कचूमर निकल जाएगा। और अभी भारत ने, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत ने एक पूरा प्रतिवेदन तैयार किया है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दे, और मेरे ख्याल से शायद वो कल की बैठक में वो प्रतिवेदन दे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पैसा नहीं मिलना चाहिए, की मदद नहीं मिलना चाहिए। ये एक तरह की फाइनेंशियल स्ट्राइक होगी पाकिस्तान के ऊपर। जरूरी भी है, उन पैसों से हथियार खरीद रहा है तो पैसे क्यों दिए जाए उसको। आपने करण थापर का जिक्र किया। करण थापर ने एक इंटरव्यू दिया, विवादास्पद हो गया, और सरकार ने वायर, जिसके लिए इंटरव्यू दिया था, वायर को बंद कर दिया। एक बड़ी संस्था है, पत्रकारिता में खासा स्थान है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, दुनिया भर में पढ़ते हैं लोग वायर के आर्टिकल। कि युद्ध की आड़ में सरकार को जो पसंद नहीं हो रहे हैं उससे निपटा दे रहे हैं। पहले 4 PM बंद हुआ, फिर पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी का चैनल, अब वायर बंद हो गया, और इस मौके पे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। तो वाजपेयी जी के चैनल अभी खुला नहीं है अभी तक? मेरे ख्याल से जानकारी में अभी तक शायद नहीं खुला है। अच्छा, ठीक, अभी बंद है। अब वायर भी बंद हो गया। तो ये कार्रवाई आज मैंने रवीश का भी एक छोटा सा क्लिप देखा। रवीश भी ये कह रहे थे कि हमारा जो रवीश का चैनल है, वो चैनल कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक नया चैनल बना दिया है, और वो कह रहे हैं कि हमारे नए चैनल को आप फॉलो कीजिए। जब ये चैनल भी बंद कर देंगे तब एक और नया चैनल बना लेंगे। यानी वो भी तैयारी पूरी कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। बड़ी समस्या। हमारा तो 4 दिन बाद सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में। जी। अभी तक सरकार की तरफ से जवाब आएगा। 13 तारीख को पता चलेगा कि 4 PM खुलता है या नहीं खुलता है। लेकिन ये इस तरह की एजेंसी को बंद कर देना, वायर जैसी एक संस्था को बंद कर देना, ये तो ठीक नहीं। ये सब करने से सरकार कोई लोकप्रिय नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार को इससे बहुत कोई फायदा होता है, या सरकार की जो कई युद्ध प्रयास हैं, वो उन प्रयासों को कोई उससे फायदा होता है। देखिए, अब मान लीजिए अगर किसी पाकिस्तान के पत्रकार को वायर में निमंत्रित किया जाता है, आई उनसे इंटरव्यू लें, तो उससे पाकिस्तानी लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में है, वो लोग किस प्रकार से, मतलब जो है वो अब जैसे कि करण थापर ने नजम सेठी से एक सवाल पूछा कि पाकिस्तान का ये जो दावा है कि उन्होंने भारत के 5 विमान गिरा दिए हैं, ये तो बिल्कुल खोखला लग रहा है, ये उन्होंने कहा। नजम सेठी ने कहा है कि हाँ, हम लोगों ने भी कहा था पाकिस्तानी अधिकारियों से कि आप सबूत दीजिए कि आपने 5 विमान गिरा दिए, तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। और उन्होंने ये कहा है कि वो विमान तो भारत की सीमा में ही गिर पड़े हैं, तो भारतवासियों से, भारत के अधिकारियों से सबूत मांगिए। तो नजम सेठी की इस बात से ही बिल्कुल तय हो गया है कि ये पाकिस्तान का दावा खोखला है। इस तरह से इन चीजों से हमको लाभ है, मेरा मानना ये है, इस तरह से करना। देखो, ठीक बात है। और ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि बच्चे जो हैं मदरसे पढ़ने वाले, हम उनको भेज देंगे। और वो जो है, उसके बाद में नवाज शरीफ ने भी कहा है अपने भाई से कि भाई थोड़ा सीम कम करो। और कल रात को तो पठानकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मिसाइल से अटैक कर दिया, मिसाइल गिरा दी भारत की सेना ने, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है। बताइए, क्या छोटे छोटे बच्चों को वो जंग के लिए कह रहे हैं, जंग में हम भेज देंगे। बच्चों की आड़ में जंग लड़ेंगे। और यहाँ पे पंच में एक कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर अटैक किया, उसमें 2 बच्चे मारे गए। अगर स्कूल बंद ना खुला होता तो उसमें सैकड़ों बच्चे मारे जाते उसके अंदर। प्यारे प्यारे बच्चे थे। हाँ, एक तरफ तो मदरसों में असल मदरसों में क्या होता है, मदरसों में गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं। पाकिस्तान के अफसरशाही के बच्चे और मिलिट्री जनरलों के बच्चे तो ना मदरसों में पढ़ते हैं। इनके बारे में तो माना जा रहा है कि इन लोगों ने तमाम दुनिया में अपने घर खरीद रखे हैं और वहां पे बिल्कुल
पलायन करने की तैयारी में है, ये सब बातें चल रही हैं। बिल्कुल सही बात है, कर भी लेते हैं। लेकिन ये बताइए कि एक भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी थी कि भाई अब लाइव रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, युद्ध की चीजें नहीं दिखाएंगे, और उसके बाद में कल से जो गोदी मीडिया के चैनलों ने नंगा नाच किया, फिर आज तक में बहुत हल्ला हुआ, तो आज तक ने बाकायदा माफी मांगी कि हमसे गलती हो गई। एक ट्वीट किया है संदीप जी ने, उन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है कि उसने लिखा है कि आज तक ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था कल। आज तक ने कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। जी मीडिया ने इस्लामाबाद को खत्म कर दिया। हाँ, रिपब्लिक इस्लामाबाद में टीवी पहुंचे घुस गई। खत्म कर दिया जी मीडिया ने। रिपब्लिक टीवी ने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करा दिया था, कल उनकी ब्रेकिंग चल रही थी, आसिम मुनीर गिरफ्तार, नए सेनाध्यक्ष बन गए रिपब्लिक टीवी के साथ। सुदर्शन टीवी ने पाकिस्तान का भारत में विलय करा दिया था कल, उनकी ब्रेकिंग चल रही थी, पाकिस्तान का भारत में विलय हो गया। न्यूज 18, अंबानी जी, अभी इस पे भी बात करेंगे हम लोग अंबानी जी के, उन्होंने लिख दिया कि बलूचिस्तान में स्वतंत्रता आ गई, बलूचिस्तान में बगावत हुई, बलूचिस्तान स्वतंत्र हो गया। एनडीटीवी ने कहा कि एनडीटीवी हैज टेकन बैक पीओके, वापस ले लिया हम लोगों ने और अखंड भारत बन गया, ये एनडीटीवी का मानना है। एबीपी न्यूज ने कहा कि होस्टाइड इस्लामाबाद में बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। लेकिन ये सारा कुछ किया, ये सारा कुछ भारत सरकार की मीडिया एडवाइजरी के खिलाफ है, लेकिन किसी चैनल पे कोई कार्रवाई नहीं, वायर ने इंटरव्यू ले लिया तो वायर को बंद कर दिया गया। 4PM ने पहलगांव के संबंध में सवाल पूछे तो 4PM बंद कर दिया गया। ये जो टीवी चैनल की मैंने आपको लाइनें बताई, ये सीधा सीधा गलत खबरें थी युद्ध में, आज तक ने बाकायदा माफी मांगी, इन पे कार्रवाई नहीं हुई। निशिकांत दुबे कह रहे हैं ये लोग मीडिया के जोकर हैं, ये लोग जो हैं वो मीडिया के जोकर हैं, और ये जिस तरह की बातें ये प्रसारित कर रहे हैं, भले बाद में माफी मांग ली हो, लेकिन आज से आप देखिए कि भारत के मीडिया की कितनी इससे नाक कटती है, भारत के मीडिया की इससे नाक कटती है, और ये इससे कुछ भी हासिल नहीं होता इन बातों को करने से। यहाँ तक कि आज मैंने देखा संदीप चौधरी अपने कार्यक्रम में खुद ही इन बातों की तमाम निंदा कर रहे थे, या इस तरह का अगर इस तरह की बातें अगर होंगी तो उससे तो हम लोग भारत सरकार का जो युद्ध प्रयास है, भारत का युद्ध प्रयास है, उसी को इससे ठेस लगेगी। जब चर्चा ये हो रही है कि भारत में सेना का मोबिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, और अभी भी भारत ने न तो भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया गया है, ना पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया गया है, तो कैसे इस्लामाबाद के कई मोर्चों में कब्जा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। परम आदरणीय निशिकांत दुबे जी हैं सांसद जी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बेशरम, भाव लगभग यही होंगे, शब्दों की मर्यादा दूसरी होगी, करार दिया है उनके बयानों को। उन्होंने ट्वीट किया है कि संसद की आईटी कमेटी भी लिखना नहीं आता अभय जी, इनको हिंदी कौन सिखाए, सांसद हैं ये, कमेटी लिखा है, माँ पे छोटी माता, टा पे छोटी की माता, मतलब ये कमेटी ना इन्हें हिंदी आए ना इन्हें अंग्रेजी आए, सांसद हैं और आईटी कमेटी के अध्यक्ष हैं। बताइए, मतलब माथा पीट लेता हूँ उनको देख के। तो इनकी डिग्री पे भी हालांकि विवाद है कि कौन सी डिग्री मिली थी इनको। तो इन्होंने ट्वीट किया कि संसद की आईटी कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते हमने कल भी कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से MIB इंडिया सचिव संजय जाजू को सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह किया था। अब मेरा MIB हिंदी से आग्रह है कि सोशल मीडिया यूट्यूबर को बंद करिए। पहले वे भारत के नागरिक हैं, पिछले 3 सालों में यूट्यूब वालों को भारत में अराजकता फैलाने के लिए 21,000 करोड़ मिले हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देश युद्ध के बीच में है, ढिलाई नहीं। 3 सालों से यूट्यूबर्स को 21,000 करोड़ मिले हैं। पहली बात तो मैं घोषणा कर दूं कि मुझे यूट्यूब से भारत में अराजकता फैलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं जितने यूट्यूबर्स को जानता हूं जो सरकार से सवाल करते हैं, मैं दावा कर सकता हूं उसमें किसी भी यूट्यूबर को, मैं सबकी तरफ से दावा कर सकता हूं, तो सरकार से सवाल करते हैं उसमें किसी भी यूट्यूबर को अराजकता फैलाने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम लोग जो बातें करते हैं, जो व्यूअरशिप आती है, उससे विज्ञापन चलते हैं, उसका रेवेन्यू हमको मिलता है। दूसरी गंभीर बात, दूसरा सबसे खतरनाक बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद, वो मुखर सांसद जिसे बीजेपी हमेशा पार्लियामेंट में आगे करती है, वो ऑफिशियल दावा कर रहा है कि 3 साल में 21,000 करोड़ रुपया अराजकता फैलाने के लिए मिले हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार कहाँ थी? 21,000 करोड़ रुपए आ गए भारत में, यूट्यूबर्स को मिल गए, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रही।
ये उनका सांसद कह रहा है। ये तो या तो सांसद पे कार्रवाई होनी चाहिए झूठ बोलने की, या जो 21,000 करोड़ आए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। उन यूट्यूबर को जेल में भेजा जाना चाहिए कि भारत में अराजकता कौन बढ़ा रहा है। लेकिन अगर नहीं आए हैं और सांसद ने झूठ बोला, युद्ध के बीच में झूठ बोला, तो सांसद को संसद सदस्यता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मौके पे कितना खतरनाक बयान है ये। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में जो टिप्पणी की है वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना के मामले में तलब नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक उदारतापूर्ण रवैया अपनाया। वो कहा कि हम कोई छुई मुई नहीं है, जो हमें कोई भी बयान दे दे तो हम उससे मुरझा जाएंगे। ठीक है, ये बात एक दृष्टि से ठीक भी है, लेकिन मैं समझता हूं एक दृष्टि से ठीक नहीं भी है। मेरा मानना है कि अगर कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो जनता का नुमाइंदा भी है, वो खुल के अगर कह रहा है नाम लेकर मुख्य न्यायाधीश का कि वो देश में धार्मिक गृह युद्ध कराने के दोषी हैं, उनकी वजह से देश में धार्मिक गृह युद्ध हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इस सवाल के ऊपर उनको नाप दिया जाता, जो 100% नप जाते, सिवा माफी मांगने के, गिड़गिड़ाने के, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजा को भोगने के उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसके बाद ये सब जो ट्विटरबाजी कर रहे हैं, ये जैसे में भारतीय जनता पार्टी की ट्विटर वॉरियर है, ट्विटर योद्धा है भारतीय जनता पार्टी, और दिन रात केवल यही करते रहते हैं पूरी तरीके से। और उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनकी बातें प्रामाणिक हों। जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इस देश के अंदर धर्म युद्ध कराने का दोषी है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी बातें कितनी प्रामाणिक होती हैं। इससे ज्यादा अप्रामाणिक बात कोई हो सकती है जो उन्होंने कही? इसमें भी उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, सिवाय इसके उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी डांट डपट कर दी। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो मेरे ख्याल से उनका उत्साह और बढ़ गया होगा। वो सोच रहे होंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है उससे भी ज्यादा परे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके इस तरह की बातें करेंगे ही। कमाल है। और ये इतने 1000 करोड़ रुपए यूट्यूब वालों को, यूट्यूबर्स को मिले हैं देश में अराजकता फैलाने की, तो एक तरह से माहौल बना रहे हैं पूरा का पूरा। भाई इस तरह की बातें करेंगे, उससे एक माहौल बनेगा। और ये एक तरह के जो ट्रोल्स हैं बहुत सारे, उनको एक मैसेज भी है कि आप लोग भी जुट जाइए। अब इस तरह की बातें कितने लोग ट्रोल्स में करेंगे यूट्यूबर्स के खिलाफ। पूरा सोशल मीडिया को किस तरह से नापा जाए, किस तरह लटकाया जाए, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। यही होगा। उधर देखिए निर्लजता की हद देखिए, रिलायंस ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ट्रेडमार्क कराई उन्होंने कि वही हम कल को पिक्चर बनाएंगे, गाने बनाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। यहाँ युद्ध में लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं पूरे देश में। उथल पुथल है तो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी जी की नेटवर्क 18 फर्जी खबरें दिखा रहा है, और उधर जाके सिंदूर का जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गाली गलौज हुई उनको कि डूब मरो जाके तुम, इधर हिंदू मुसलमान का खेल करते हो, उधर ये सब करते हो, और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ट्रेडमार्क कराया, तो रिलायंस ने फिर वो वापस लिया। देखिए कितनी शर्मनाक। संजय जी, जो 26/11 हुआ था, मैं आप ही की बात पे बोल रहा हूँ, जब 26/11 हुआ था तो फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा विलासराव देशमुख के फिल्म अभिनेता बेटे के साथ में मिलकर उन जगहों पर गए थे जो जगह 26/11 में जहां पर हमले हुए थे, वहां पर गए थे। तब उस बात को लेकर कितना हंगामा हुआ था कि भाई इन जगहों पर जाके वो कैसे गए, इन जगहों पर फायदा उठाना चाहते हैं, इसके ऊपर फिल्म बनाने के लिए गए थे, ये सब जो है। और यहाँ पे ये चल रहा है यहाँ पर कि तुरंत जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जो है किस तरह पेटेंट करा लिया जाए अपने नाम से। गजब गजब। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा बहुत इन लोगों को वो भी नहीं है जिसको शो ऐसा काम करते हैं, इनकी शोभा प्रतिष्ठा पे ही चोट लगती है, इनकी खुद के सम्मान पे चोट लगती है। देखो ठीक है, एक आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा करना चाहूंगा मैं आपसे। अखिलेश यादव इस समय बड़ा जबरदस्त राजनीति खेल खेल रहे हैं। पिछले दिनों रामजी लाल सुमन के मामले में उन्होंने बहुत सफाई से फूलन देवी का जिक्र करके मैसेज दिया कि भाई पिछड़े और दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम उनके साथ हैं। करनी से इन्होंने बहुत बड़ा भारी विरोध किया, तलवारें लहराई, हथियार लहराए, और मैसेज गया कि भाई क्षत्रिय समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं, ब्राह्मण खिलाफ हैं।
2 दिन पहले उन्होंने ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन किया, उसमें सारे इम्पोर्टेंट ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया और बहुत बढ़िया-बढ़िया मैसेज दिए। कल उन्होंने बड़ी भारी घोषणा करी, अरविंद सिंह गोप समेत तमाम आईपी सिंह और सारे बड़े-बड़े क्षत्रिय नेता, पूरा हॉल भरा हुआ था क्षत्रिय नेताओं का। उन्होंने कहा कि जो रिवर फ्रंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जगह, वहाँ सबसे खूबसूरत प्रतिमा हम महाराणा प्रताप जी की लगाएँगे, सोने की प्रतिमा, और सबसे सुंदर प्रतिमा होगी। 2 दिन छुट्टी भी करेंगे महाराणा प्रताप की जयंती पर, 2 दिन या 1 दिन ऐसे उन्होंने कहा। और पूरे क्षत्रियों में महाराणा प्रताप को लेकर आज जो घोषणा करी, उसका बड़ा पॉजिटिव मैंने साइन देखा। कई इंपॉर्टेंट क्षत्रिय नेताओं से मेरी बात भी हुई। ये क्या मापदंड होगा? पहले पिछड़े दलित को इकट्ठा किया, फिर ब्राह्मण ठाकुरों को मैसेज दिया। अखिलेश यादव कौन सा राजनीति का दांव चलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर राजनीतिक समीक्षक के तौर पे मैं इस प्रकरण को देखूं तो मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव अपने मतदाताओं को 2 हिस्सों में बांट के देख रहे हैं। एक हिस्सा वो है जिसको वो मानते हैं कि ये हमारी राजनीतिक पूंजी है, स्थायी राजनीतिक पूंजी है। तो जब स्थायी राजनीतिक पूंजी के तौर पे देखते हैं, तब वो पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहते हैं। ये उनकी स्थायी राजनीतिक पूंजी है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में कमाई है। उससे पहले विधानसभा चुनाव में काफी कुछ कमाई थी, काफी कुछ विधानसभा चुनाव में कमाई थी। लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने उसकी इस पूंजी के दम पे हरा ही दिया बीजेपी को। अब वो जो दूसरा हिस्सा है अपने मतदाता आधार का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक वो हिस्सा जहां जो इनके साथ स्थायी रूप से नहीं है, लेकिन जिनके अंदर संभावनाएं हैं कि वो इनके साथ आ सकते हैं। देखिए, ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने या ब्राह्मणों के मन में अपने लिए हमदर्दी पैदा करने की कोशिश वो लंबे अरसे से कर रहे हैं। परशुराम जयंती वगैरह का जो पूरा प्रकरण था, आप जानते ही हैं उस पूरे प्रकरण को। ये समाजवादी पार्टी की कोशिश पहली बार नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता पूर्वक कोशिश कर रही है कि ऊंची जातियों में जो भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन स्थायी जनाधार है, इसमें सेंध लगाई है। और जब उनके पास ये विश्वास होगा कि हमारे पास पिछड़ों के, दलितों के और अल्पसंख्यकों के वोट तो हैं ही, और हम इस मजबूत और विशाल जनाधार के ऊपर खड़े होकर ऊंची जातियों के वोटों को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, पूरे ना सही लेकिन उसमें कुछ प्रतिशत वोट तो खींच ही सकते हैं उनको, तब ये बताता है कि अखिलेश जी की जो रणनीति, चुनावी रणनीति है, किस तरीके से उसका ग्राफ ऊपर उठा है। और ये क्रमशः हुआ है। देखिए, इसमें देखिए 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश जी की नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें इतने अच्छे वोट मिले जो मुलायम सिंह जी को भी उतने अच्छे वोट नहीं कभी मिले थे। उसके बाद में जब 24 में 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो उन्होंने बाजी ही जीत ली पूरी की पूरी। तो अब ये ग्राफ उनका लगातार बढ़ रहा है आगे। पहले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, फिर लोकसभा चुनाव की जीत, और अब अगर 2027 में अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकते हैं, अखिलेश जी और कांग्रेस मिलकर, तो आप समझ लीजिए कि 2029 का नतीजा क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कोई भी अनुमान लगा सकता है। उसमें उसके लिए बहुत काबिल होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, और हम लोग बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी पूरी बातचीत सुनी, राजनीति का और युद्ध का बहुत बेहतरीन संतुलन। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।